नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अमेरिका और ईरान के युद्ध में 14 दिन का एक तथाकथित सीज फायर हुआ है। मैं इसे तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन दोनों तरफ से इजराइल हो, ईरान हो, यूएई हो, छोटे मोटे बम पटाखे वो लगातार चला रहे हैं। यानी अभी भी जो वो क्षेत्र है एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है सीज फायर के बावजूद। तो आज बात होगी इस युद्ध क्षेत्र में, इस चलते युद्ध के बीच में जयशंकर और हरदीप पुरी क्या करने जा रहे हैं, यूएई और कतर। यानी जहां से सब लोग भाग रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, अपनी नौकरियों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर। ऐसे समय में भारत के दो मंत्री वहां क्या करने जा रहे हैं? विक्रम मिस्री अचानक से अमेरिका के दौरे पर क्यों चले जाते हैं? यानी कुछ ना कुछ तो पक रहा है। इस 12-14 दिन के इस विंडो को भारत इस्तेमाल करना चाह रहा है और किस तरीके से, उस पर चर्चा होगी और बात होगी। एक इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात सुनी थी हमने, इस्लामाबाद में कुछ लोग इकट्ठा होंगे, बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन सुना है वहां तो ईरान वाले पहुंचे ही नहीं है। और इजराइल और ईरान भले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन उन्होंने अपना एक कॉमन एनिमी मान लिया है, वो है पाकिस्तान। इस पर भी चर्चा होगी। पहली बात जयशंकर की। जयशंकर साहब 4 दिन के एक दौरे पर निकले हैं। 9 और 10 तारीख यानी कल और आज वो मॉरिशस में रहेंगे, जहां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित करेंगे। एक 20 देशों का संगठन है जो इंडियन ओशन में है, ग्लोबल साउथ के देश है, भारत ने बनाया था। उसके बाद वहां से 2 दिवसीय दौरे पर वो यूएई जाएंगे 11 और 12 तारीख में, और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और इसी दौरान हरदीप पुरी कतर के अंदर होंगे। क्यों महत्वपूर्ण है ये यूएई दौरा? देखिए, जो ये पूरा युद्ध हो रहा है इसमें शायद बहुत सारे, मतलब 6, 7, 8 देश तो प्रत्यक्ष रूप से ही इसमें भागीदार हैं, लेकिन यूएई एकमात्र ऐसा देश है जिस पर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, किसी भी तरह का अटैक मतलब खाली गया हो। रोजाना हुआ है। कल का दिन एक ऐसा दिन था, अफवाह था, जहां पर ईरान की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ, वरना लगातार यूएई के ऊपर हुआ है। बहरीन पे शायद 1-2 दिन रुक गया होगा, कतर पर रुक गया होगा, यमन, सऊदी पर रुक गया होगा, लेकिन यूएई पर एक भी दिन नहीं रुका। और इस बीच जयशंकर साहब वहां जा रहे हैं। और जाने से पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक एडवाइजरी जारी होती है भारत की तरफ से 7 तारीख को और फिर 8 तारीख में भी, और सीजफायर घोषित होने के बाद, कि भैया ईरान में जो लोग रह रहे हैं ईरान खाली कर दीजिए। और जयशंकर साहब यूएई जा रहे हैं सीज फायर के दौरान। उससे पहले एक और घटना होती है कि यूएई पाकिस्तान से अपना $3.5 बिलियन का लोन वापस मांगता है। 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी इकोसिस्टम पूरा तिलमिला जाता है, बिलबिला जाता है कि भैया यूएई वाले पैसे कैसे मांग सकते हैं? हम तो ब्लैक होल हैं साहब, हमारे अंदर कुछ गया तो गया। ये गलती अब यूएई वालों की है, वो पैसे मांग रहे हैं। ये उनकी जहालियत है कि हमसे पैसे कैसे मांग सकते हैं साहब। उन्हें यहूद और हनूद का एजेंट बता दिया गया। लाइव टेलीविजन पर बैठकर यूएई को गालियां दी जा रही थी। तो निश्चित तौर पर मुझे तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन लगता है। देखिए, भारत और यूएई के संबंध बहुत गहरे हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका और चाइना के बाद, या कहीं चाइना और अमेरिका के बाद, क्योंकि अब शायद चाइना पहले नंबर पर आ गया है। $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड भारत का यूएई से होता है। तो भारत किसी भी तरीके से अपने पार्टनर को इस बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। भारत चाहेगा कि यूएई के साथ संबंध बेहतर हो और यूएई को इस पूरे के पूरे इलाके में सुरक्षित रखा जा सके। और इसलिए यूएई भारत से मदद चाहता है। उसका एक बड़ा कारण यह है, भारत के सऊदी से भी बेहतर संबंध है, जिसकी सऊदी और यूएई की एक तरीके से लगी हुई है। भारत के ईरान से भी बेहतर संबंध है, क्योंकि ईरान और यूएई की लगी हुई है। तो यूएई ने निश्चित तौर पर भारत से मदद मांगी, और भारत भी यूएई को सुरक्षित रखना चाहेगा, क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत का है। दूसरी चीज, वहां से जो ऑयल सप्लाई है किस तरीके से निर्बाधित रूप से आए, उसमें यूएई एक बड़ा फैक्टर है। तो उस एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भारत इस 14 दिन के विंडो का, जहां टेंशन कुछ कम है, खत्म नहीं हुई है, कुछ कम है, उसका इस्तेमाल यूएई के माध्यम से एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भारत करना चाहता है। इसलिए कतर गए हैं
हरदीपुरी साहब, क्योंकि वहां से गैस आती है, तो आगे किस तरीके से रोड मैप रहेगा, उनके जो फैसिलिटीज है उसको जो नुकसान हुआ है उसके बावजूद किस तरीके से भारत के लिए सप्लाई फर्टिलाइजर की, अलग अलग चीजों की, हीलियम गैस हो सकती है, और बाकी जो गैस है उसके लिए वो निश्चित तौर पर वहां बातचीत चल रही है। और यूएई भारत से मदद मांग रहा है सऊदी के लिए। और भारत का एक और चीज है वहां पर, भारत यूएई से इसलिए भी कोऑर्डिनेशन कर रहा है, बात ये चल रही है ट्रेड, डिफेंस और कॉपरेशन की बात चल रही है, इसलिए भी चाहता है कि भारत वहां की उस जो वेस्ट एशिया की जो रियल टाइम सिचुएशन है उसको, उसका एक्सेस चाहता है। और यूएई से बेहतर पोजीशन में उस इलाके में कोई नहीं है जो पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी यूएई सबसे बेहतर तरीके से दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक फाइनेंशियल हब है उस इलाके में। अब तक आईआरजीसी, ईरान जो भी शेडो ट्रेड करता था, पूरी दुनिया में जो भी ट्रेड चलता था ईरान का, अब डॉलर तो सैंक्शन था, मतलब डॉलर तो आप वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यूएस के सैंक्शंस थे, तो बाईपास करके शेल कंपनियों के माध्यम से यूएई से ही वो सब कुछ चलाता था। तो कहीं ना कहीं भारत बीच में कुछ ना कुछ ऐसी मध्यस्थता कराने का प्रयास करेगा ईरान और यूएई के बीच में, क्योंकि भारत का लेवरेज ईरान के ऊपर भी है, भारत वहां मेडिसिन बेचता है, खाना बेचता है, तेल खरीदने की बात चल रही है, भारत का लेवरेज यूएई पर भी है क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर है, 43 लाख भारतीय वहां रहते हैं, उन भारतीयों को भी भारत को सुरक्षित रखना है। तो निश्चित तौर पर यूएई ये चाहता होगा कि भैया कहीं ना कहीं हमारी बात ईरान से करा दी जाए, उसमें भारत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया कि यहां से यूएई का एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकलेगा। तो बैकडोर में ये बातचीत यूएई और ईरान के बीच में भारत की पर चल रही होगी, उसको कहीं ना कहीं मीडिएट करने के लिए या उसके लिए ग्राउंड ले करने के लिए कि भैया एक तो रियल टाइम सिचुएशन, रियल टाइम जानकारी यूएई भारत तक पहुंचाता रहे, यूएई को जो नुकसान हो रहा है, भाई खाने पीने की भी दिक्कत है, एनर्जी की भी दिक्कत है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, 43 लाख भारतीय वहां रह रहे हैं, तो उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए भी भारत वहां लगा हुआ है। यूएई और ईरान के बीच में भी कहीं ना कहीं भारत मध्यस्थ होने की कोशिश करेगा, क्योंकि भैया वहां डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वहां पाकिस्तान नहीं है कि जो अनप्रेडिक्टेबल हो, कि भैया अगर तय करा दिया तो हाँ ठीक है मानेंगे। ट्रंप और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सुबह कुछ कहा और शाम को कुछ कहा, तो ऐसी मध्यस्थता भारत जरूर करा सकता है, वैसी नहीं करा सकता। तीसरी चीज, भारत को यूएई के साथ निश्चित तौर पर इसलिए भी खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से सऊदी कोजी हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, $5 बिलियन दे रहा है सऊदी पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पाकिस्तान की सेना चाहिए होगी अगर ये पीस डील फेल हो जाती है, और सऊदी और यूएई की भी नहीं बन रही है। देखिए भारत, जिस दिन ये युद्ध समाप्त होगा, सऊदी आना भारत के पास ही है, ये भारत को पता है, क्योंकि भारत ही उससे तेल खरीद सकता है, उसे खाना प्रोवाइड करा सकता है, उससे बहुत सारा सामान खरीद सकता है और बेच सकता है। पाकिस्तान में वो लेवरेज नहीं है। अभी से पाकिस्तान का लेवरेज सऊदी के साथ ये है कि अपने कुछ जवान वहां मरने के लिए भेज सकता है। अगर यह युद्ध खत्म हो गया तो पाकिस्तान का वो लेवरेज खत्म हो गया। भारत को पता है एट द एंड ऑफ द डे सऊदी को वापस भारत को ही आना है, लेकिन इस बीच किसी को बचाए रखना है तो वो यूएई को बचाए रखना है, क्योंकि जिस तरह के इन्वेस्टमेंट वहां पर हैं वो भी बहुत जरूरी है, उनको भी सुरक्षित रखना है, भारतीयों को भी सुरक्षित रखना है। किस तरीके से यूएई का सॉवरेन वेल्थ फंड भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, उन हितों को भी सुरक्षित रखना है। तो जरूरी है कि इस विंडो का इस्तेमाल कर कर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सुरक्षित की जाए, अपने लोगों को सुरक्षित किया जाए, अपना जो साथी वहां पर है यूएई उसको भी सुरक्षित किया जाए, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, कुछ तुम हमें दो कुछ हम तुम्हें देते हैं, और ईरान के साथ उसको कहीं ना कहीं सेटल कराने का प्रयास किया जाए। देखिए ईरान कह तो रहा है कि उसके पावर प्लांट्स और बहुत सारी जगह यूएई के जो प्लेन्स है, यूएई के ड्रोन्स हैं, उसने स्ट्राइक किया है। देखिए संभावना हो सकती है क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी फॉल्स फ्लैग भी कर सकती है, इसकी भी संभावना है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के अंदर भारत अपने जो साथी हैं इस बीच कोशिश ये कर रहा है वो ठीक रहें, वो सुरक्षित रहें, और वहां हमारे हित सुरक्षित रहें, और हमारा एक स्टेशन हो एक तरीके से जहां से पूरे मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखा जा सके। छोटा देश नहीं है यूएई, और स्थिति यह आ गई थी कि देखिए पाकिस्तान ने
3 ही जगह इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, या 4 जगह मान लीजिए, जितने भी पाकिस्तान की अशराफिया है, भैया उसने यूएई में इन्वेस्टमेंट किया, लंदन में किया, कनाडा में किया, या अमेरिका में किया। मेन लंदन और यूएई का है, यही किया हुआ है। पिछले कुछ समय पहले स्थिति आ गई थी, यूएई ने वहां के जितने भी अशराफिया लोग थे उनमें से एक बड़े वर्ग की जानकारियां सार्वजनिक कर दी थी। और पाकिस्तान फिर जिस तरीके से परेशान हुआ था, आप समझ सकते हैं। देखिए, भारत बोल नहीं रहा है, कितना बड़ा लेवरेज भारत के पास पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लिए भारत के पास है, कि यूएई के पास लगभग वहां के हर अशराफिया की जानकारी है, और यूएई के संबंध भारत से कैसे हैं सब जानते हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान पे भारत का एक बड़ा लेवरेज है, जब चाहे जैसे चाहे भारत उसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज, भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वहां उन्होंने काश पटेल जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात की है, मार्को रूबियो से बात की है। वहां पर भी भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ही सिक्योर करने की बात चल रही है, क्योंकि वहां पर भी भारत ये नेगोशिएट अमेरिका से कर रहा होगा कि जो आपने 1 महीने का विंडो दिया है रशिया से तेल खरीदने का 11 अप्रैल तक, क्या वो एक्सटेंड किया जा सकता है ऑफिशियली? वरना भैया भारत शैडो फ्लीट से अलग अलग तरीके से तो खरीदेगा ही। तो भैया थोड़ा सिरदर्दी से बचा जाए, सीधा सीधा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। वरना जो पीछे बैकग्राउंड में चलता है, जिस तरीके से मिड सी जिस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है ऑयल वगैरह, वो सब तो हम कर ही लेंगे वरना। और दूसरा कि क्या ईरान से भी तेल खरीदा जा सकता है क्या? इसकी भी कोई संभावना है क्या? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से तेल निरंतर रूप से महंगा है, वो महंगाई अमेरिका की जनता को भी महसूस हो रही है। तो क्या उस महंगाई से निजात पाने के लिए थोड़ा बहुत ईरान से भी लिया जा सकता है क्या? रशिया से लिया जा सकता है क्या? तो भारत वो चीजें भी यूएस से नेगोशिएट कर रहा है। यानी भारत कुल मिलाकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी फर्टिलाइजर्स, अपने और जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, गैस है, बहुत सब कुछ है, उसको सुरक्षित करने के लिए मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक लगा हुआ है। अपने साथियों को सुरक्षित रखना है, उसके लिए भी प्रयास कर रहा है। अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क या वो कॉपरेशन किस तरीके से स्थापित किया जाए, उसके लिए भी भारत लगा हुआ है। साथ ही अपने लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए भी भारत लगा हुआ है। बहुत चिल्ला नहीं रहे हैं कि साहब इस्लामाबाद अकॉर्ड हो रहा है, बहुत चिल्ला नहीं रहे हैं कि साहब हम तो भाई यूएई और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ कराएंगे, हम तो यूएई और सऊदी के बीच में जो झगड़ा है उससे सुलझाएंगे। नहीं, आराम से होगा, चीजें कराएंगे, होगा, बैठेंगे जिम्मेदारी के साथ, वो देश भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। लेकिन उसके लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है, बैकग्राउंड में आप वो सब चीजें कर सकते हैं। उसके बरक्स, उसके विपरीत पाकिस्तान में जो खेल हो रहा है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में एक तथाकथित पीस डील चल रही है, सीज फायर डील चल रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान बैठकर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका ने ईरान से यह युद्ध इजराइल के लिए शुरू किया था, और वो इजराइल इसमें नहीं है। क्योंकि जो पीस डील पाकिस्तान की तरफ से प्रपोज की गई थी, ईरान ने पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने अमेरिका को दी, उसमें एक पॉइंटर है जो फंसा हुआ है, जिस पॉइंटर की वजह से ईरान भी पाकिस्तान की जान पे मतलब एक तरीके से चढ़ा हुआ है, और इजराइल भी। उसमें यह है कि जो भैया जो सीज फायर का बात चल रही है, उसमें लेबनान होगा कि नहीं होगा, इस पर लड़ाई झगड़ा है। अब ईरान कह रहा है कि भैया इसमें लेबनान होना चाहिए, वहां पे भी सीज फायर होना चाहिए। इजराइल कह रहा है भैया वहां नहीं होगा, क्योंकि लितानी नदी तक जो साउथ लेबनान है वहां तक सब सैनिटाइज करके हम अपने अंदर ले लेंगे, एक तरीके से इनडायरेक्टली। और स्थिति ये आ गई है कि ये पीस डील अब लगभग ऐसा लग रहा है, ये सीज फायर डील कहीं डेड एंड की तरफ बढ़ रही है। 14 दिन का समय था इस सीज फायर में, 3 दिन लगभग निकल गए हैं। और जो इस्लामाबाद के सेरेना होटल में जो डील होनी है, अब खबर यह है कि उसमें ईरानी भी नहीं पहुंच रहे हैं। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आना था, अरागची का और आपका एक और उनके हैं, वो नहीं आए हैं अब तक। अमेरिकन डेलीगेशन वहां पहुंच गया है, हजारों सैनिक, पूरा बंकर सिस्टम, सब मतलब सब पूरा इस्लामाबाद को 2 दिन के लिए रेड जोन घोषित कर दिया गया है। 2 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं, फौज है, सब कुछ है, होटल खाली करा दिए गए हैं, स्नाइपर बैठे हैं, सब कुछ तैयार है। यानी मंडप सज चुका है, दूल्हा पहुंच ही नहीं रहा है। दूल्हा मना कर दिया है, उसने कहा है जब तक कि इजराइल लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं करेगा हम पहुंचेंगे नहीं। अब पीस डील जब फेल होती दिखाई दी, तो पाकिस्तान के
जो रक्षा मंत्री है उन्होंने क्या लिखा, जो इजराइल है वो इविल है और एक कर्स है ह्यूमैनिटी के ऊपर। जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है तो लेबनान के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, इनोसेंट सिटीजन्स को मारा जा रहा है। और लास्ट में क्या लिखते हैं कि भैया जो ये है ना लोग, दे विल बर्न इन हेल, यानी नरक की आग में वो लोग जलेंगे, इजरायलियों के लिए कह रहा है। उसके बाद ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो आप समझिए आप पीस डील कराने जा रहे हैं और आप ये ट्वीट कर रहे हैं। और उसके बाद जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वही कहता है कि भैया जो इजरायलियों की के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया सरकार टॉलरेट नहीं करेगी, वो भी जो सो कॉल्ड न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है उसकी तरफ से, यानी जो मध्यस्थ है वो अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा भैया हम तो नहीं मानेंगे। और ये पूरी की पूरी संभावना ये है कि भैया अगर ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचता है, जिस तरीके से जो स्टांस, अभी खैर पहुंचा नहीं है, ये न्यूज है, ईरानियन स्टेट मीडिया ने ये क्लेम किया है कि भैया अभी कोई पीस डील हमारा अटेंड करने का कोई मकसद नहीं है जब तक लेबनान सुरक्षित नहीं होगा, और इजराइल वो करने नहीं वाला है। और मान लीजिए कल को एक बार को ये कह दे इजराइल चलिए ठीक है लेबनान पे हम कुछ नहीं कर रहे, 2-4 दिन के लिए रुक जाए ताकि ईरानी वहां पहुंचे। पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से जलील किया है ना इजरायलियों को, तो ऐसा ना हो कि इजराइल पाकिस्तान के अंदर ही स्ट्राइक करके इन ईरानियों को मार दे। और अगर उसने ये कर दिया तो भैया ईरानी भी पाकिस्तान के गले पड़ जाएंगे कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी पे हम पहुंचे थे और तो हमारी लीडरशिप मरवा दी। और अगर ईरान नहीं पहुंचता है, इजराइल नहीं पहुंचता है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान का गला पकड़ेगा कि भैया तेरे विदेश रक्षा मंत्री की तरफ से जब ये बयान आते हैं तो ये सारा कार्यक्रम होता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री वो ड्राफ्ट वाला मैसेज टाइप कर देता है जो हमने भेजा था ऐसा कैसा, वहां चिपका देता है, वहां बेइज्जती कराता है। और तुम्हें एक काम दिया था, सिर्फ एक काम, कि कुर्सी मेज लगा के रखना, पानी वानी लगा देना, पोछा वोछा मार के बढ़िया कमरा सेट करके रख देना, तुम्हारे पे वो एक काम भी नहीं हुआ। अगर ये पीस डील यहां से फेल होती है तो पाकिस्तान के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, कारण उसके बाद युद्ध शुरू होगा, उसके बाद मजबूरन सऊदी और अमेरिका चाहते ना चाहते पाकिस्तान की उसे धकेलेंगे, क्योंकि उन्हें फाइनली करना है ईरान में कार्यक्रम। जिस तरीके से 50,000 से ज्यादा की फौज अमेरिका की ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में या कहीं वेस्ट एशिया में ऑलरेडी है, मरीन्स हैं, सब कुछ है, पाकिस्तान का इस बार इस्तेमाल किया जाएगा। तो दो चीज देखिए, एक जगह भारत अपने काम में लगा है चुपचाप, बिना हो हल्ले गाजे बाजे मीडिया किसी का इस्तेमाल किए, किसी को गाली दिए बिना, किसी को कुछ किए बिना, कि भैया ठीक है आराम से हम बात करते हैं। और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी है, ढोल बजा दिया, इश्तेहार छपवा दिए, सारे काम कर दिए, लेकिन जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है, देखिए साहब इजरायलियों को गाली दी, अब इजरायली पाकिस्तान के अंदर कोई ऑपरेशन कर दे तो इन्हें परेशानी है। उसके बाद ईरान अगर इनसे गुस्सा हो जाता है तो इन्हें परेशानी है, क्योंकि ऑयल स्मगलिंग से जो इनके यहां तेल आता है उनसे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। अपने आप को एज ए ट्रांजिट रूट इस्तेमाल करके जो चाइना का सामान ईरान पहुंचाता है उससे इन्हें फायदा होता है, वहां नुकसान हो जाएगा। अमेरिका अलग से गला पकड़ेगा, सऊदी अलग से युद्ध में आने को कहेंगे। तो पाकिस्तान के लिए नेट नेट एक लूजर की स्थिति है। और ये मानकर चलिए इजराइल कभी भी ये सीज फायर नहीं होने देगा, ये पीस डील नहीं होने देगा। इजराइल का अल्टीमेट एजेंडा ईरान को तबाह करना, खत्म करना है। जब तक वो अचीव नहीं होगा, इजराइल कुछ भी करेगा, एन केन पकड़ेन वो इसे चालू रखेगा। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारी एप्स्टीन फाइल के मैसेजेस ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के जो कहते हैं ना व्हाट्सएप पे अपीयर होने लगेंगे। मेलेनिया ट्रंप जो उसकी बीवी है, अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अचानक से मीडिया को बाइट देती है कि नहीं साहब मैं तो एप्स्टीन और मैक्सवेल से कभी मिली ही नहीं, एप्स्टीन ने मुझे ट्रंप से नहीं मिलवाया था, मैंने तो अलग से कहीं मुलाकात हुई थी, बाई चांस हम मिल गए थे, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं। अचानक से वो क्यों आ जाती है पिक्चर के अंदर? क्योंकि उन्हें ये डर है
कि दोबारा से एफसीन का जिन बाहर आएगा, इजराइल अमेरिका को मजबूर करेगा और वापस ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप बचना चाहता है, इजराइल हाथ नहीं छोड़ेगा। तो इस लड़ाई में जो मिडिल ईस्ट में चल रही है, इजराइल की, अमेरिका की, ईरान की, जो ये सब चल रहा है, ये आपस में लड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान वो बाई स्टैंडर्ड है जो बराबर में खड़ा है, वो उसकी तरह है जिसे आते जाते हर कोई चाटा मार के जाएगा। ये स्थिति उसकी होने वाली है। खैर, यहां से जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी जानकारी सामने आएगी, वो भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।